स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल यूनिक क्लासेस में। आज हम करेंगे क्लास 12 की जो इकोनॉमिक्स है, इसकी जो सेकंड बुक है इंडियन इकोनॉमिक्स का जो चैप्टर नंबर 3 है, ये इसका पार्ट नंबर 2 है। अगर आपने अभी तक इससे पहले वाला पार्ट नहीं देखा तो आप जल्दी से देख लीजिए। इस चैप्टर का नाम है कृषि की विशेषताएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम अभी आज हम पढ़ेंगे कृषि संबंधी सुधार। जो कृषि जो है, खेती जो थी, उसमें किस तरीके के सुधार किए गए। क्योंकि जब हमारे देश को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी तो उस समय जो हमारी कृषि थी, या फिर कहा जाए पूरे के पूरे देश में जो भी स्थिति थी वो बहुत ज़्यादा दयनीय स्थिति थी। तो कृषि थी, उसकी भी दयनीय स्थिति थी। तो उसमें क्योंकि एकमात्र सहारा भी कहा जा सकता है, उस समय हमारी क्या थी, कृषि थी। तो हमारी पहली पंचवर्षीय योजना थी, तो उसके अंतर्गत उद्देश्य यही था कि जो कृषि है उसको बढ़ाया जा सके। तो उसके लिए चाहे वो पहली पंचवर्षीय योजना हो या फिर बाद में आने वाली पंचवर्षीय योजना हो या फिर वैसे भी, तो कृषि में वृद्धि करने के लिए कौन कौन से सुधार किए गए वो हम पढ़ेंगे। तो देखिए, तकनीकी, सबसे पहले आता है तकनीकी सुधार। अगर आपसे पूछा जाए कि तकनीकी सुधार बताइए कृषि में सुधार करने के लिए, तो आपको ये बताने पड़ेंगे। इनके पॉइंट यहाँ पर दिए गए हैं आपके बनाए हुए। अगर आपसे पूछा जाए कृषि संबंधी सुधार बताइए, तो उसमें आप जितने भी सुधार किए गए हैं, चाहे वो तकनीकी सुधार हो, संस्थागत सुधार हो यानी कि भूमि सुधार हो या फिर सामान्य सुधार हो, उनमें से मिला जुला कर आप जितने नंबर का क्वेश्चन है उतने पॉइंट में आंसर दे सकते हैं। अगर तकनीकी सुधार की बात की जाती है तो आपको जो तकनीकी सुधार यहाँ पे बताए जा रहे हैं वही बताने होंगे। तो देखिए, पहला, अधिक उपज देने वाले बीजों का प्रयोग। तो जो कृषि संबंधी सुधारों में जो तकनीकी सुधार है, उसमें सबसे पहला कदम यही था कि ऐसे बीजों का प्रयोग किया जाए जिससे जो कृषि है उसमें क्या हो सके, वृद्धि हो सके, अधिक उपज देने वाले बीजों का प्रयोग किया जा सके। तो धीरे धीरे क्या हुआ, जो गेहूँ है, मक्का है, चावल, बाजरा, जितने भी फसलें होती हैं उन सबको उगाने के लिए, उन सब की खेती करने के लिए जो अधिक उपज देने वाले, अधिक उत्पादन प्रदान करने वाले जो बीज हैं उनका प्रयोग किया गया। जिससे क्या हुआ, जिससे जो उत्पादन है और जो उत्पादन क्षमता होती है, क्योंकि एक जो ज़मीन होती है जिसमें खेती की जाती है उसकी क्षमता क्या हो जाती है, कम हो जाती है एक बारी फसल उगाने के बाद। तो इसके लिए वो या तो थोड़े टाइम के लिए छोड़ दी जाती है, लगातार उस पर खेती करेंगे तो जो उत्पादन क्षमता है वो कम होती जाएगी, हमें पता है। क्योंकि जब नील की खेती हो रही थी, जब हमारा देश गुलाम था, तो उस समय जो ब्रिटिश थी वो क्या करवाती थी, नील की खेती करवाती थी, जिससे जो फसल है उसकी क्षमता खराब हो गई थी। तो जो फसल है उसकी क्षमता क्या होती है, कम होती जाती है। अगर किसी चीज़ का उत्पादन किया जाता है, किसी चीज़ की खेती की जाती है, तो जो फसल की क्षमता है वो धीरे धीरे कम होती है। तो वही क्षमता पाने के लिए एक बार फिर से क्या होना चाहिए, वह फिर से जो खेत है या फिर जहाँ पर फसल उगाई जा रही है उसे फिर से एक बार खुला छोड़ देना चाहिए थोड़े टाइम के लिए। परंतु अगर जो अधिक उपज देने वाले जो बीज हैं उनका प्रयोग किया जाने लगा, तो जो उत्पादन क्षमता है उसमें भी क्या हुई, बढ़ोतरी हुई। जो उत्पादन करने की क्षमता है एक ज़मीन के पास, एक खेत में, तो वो क्या होगी, वो बढ़ गई। जिससे क्या हुआ, जो कृषि है, जो कृषक हैं वो क्या कर सकते हैं, अब लगातार खेती कर सकते हैं बिना कोई गैप दिए। तो यही फ़ायदा हुआ इसका। तो समझ में आया आपको। अब देखिए, रासायनिक खाद का प्रयोग किया जाने लगा। जो कृषि है उसके अंतर्गत क्या हुआ, जो रासायनिक खाद है उसका प्रयोग करना शुरू कर दिया। और जो गांव होते थे उसमें तो कंपोस्ट खाद जो होती है उसका प्रयोग किया जाने लगा। अब आप सोचेंगे ये कंपोस्ट खाद क्या होती है। जो कंपोस्ट खाद होती है, आपने कभी साइंस में या विज्ञान में पढ़ा होगा कि जो गली सड़ी चीज़ें होती हैं, चाहे वो छिलके हों सब्जियों के या फिर जो गली सड़ी चीज़ होती है जो कंपोस्ट हो सकती है, उससे क्या होता है, खाद बनाकर जो प्लांट्स होते हैं, जो जहाँ पर खेती की होती है वहाँ पर क्या है, वो खाद के रूप में प्रयोग किया जाता है और वो बहुत ज़्यादा लाभदायक होता है एक फसल उगाने के लिए, एक अच्छी खेती के लिए। तो इस तरीके की जो खाद है और इसके साथ साथ जो रासायनिक खाद है उसका भी प्रयोग किया गया, जिससे कि ना तो फसल को नुकसान हो और ना ही ज़मीन को ना तो फसल को नुकसान हो, ना ही जो खेती करने का स्थान है, जो ज़मीन है, उसको नुकसान किए बिना जो खेती है उसमें क्या हो सके, वृद्धि हो सके, फसल में बढ़ोतरी हो सके।
तो इस तरीके के तरीके अपनाए जा रहे थे जिससे जो खेती है उसमें बढ़ोतरी हो सके। अगला पॉइंट देखिए अब है कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग, क्योंकि जो कीटनाशक दवाइयाँ होती हैं वो क्या होती हैं, जो फसल होती है उसकी रक्षा करने के लिए कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि जो फसल होती है उसमें जो कीड़े मकोड़े होते हैं छोटे छोटे, उनसे बचाने के लिए फसल के ऊपर जो कीटनाशक दवाई होती है उसका छिड़काव किया जाता है। ये तरीका अपनाना शुरू किया गया, क्योंकि इससे पहले ये तरीका नहीं अपनाया जाता था जब तक कृषि से संबंधित सुधारों के बारे में नहीं सोचा गया। तो ऐसे ऐसे तरीके लाए गए जिससे जो फसल है उसको नुकसान ना हो, तो कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग किया गया। और इसके लिए जो सरकार है, जो गवर्नमेंट है, उसने क्या किया, पौध संरक्षण केंद्र की स्थापना की। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने लिखा है पौध संरक्षण। तो पौध संरक्षण केंद्र की स्थापना की गई जिससे कि कृषक हैं, जो किसान हैं, इसमें से क्या कर सकते हैं, अपनी दवाइयाँ ले सकते हैं, कीटनाशक दवाइयाँ ले सकते हैं, वो पौध संरक्षण केंद्र में उपलब्ध होंगी। तो आसानी से जो कृषक हैं, जो किसान हैं, उन्हें जो दवाइयाँ हैं वो उपलब्ध की जा सके। इसका जो जिम्मा है वो किसके द्वारा सौंपा गया, किस पर सौंपा गया इसका जिम्मा, वो है पौध संरक्षण केंद्र पर। अब देखिए नेक्स्ट है वैज्ञानिक खेती प्रबंध अभ्यास। जो वैज्ञानिक खेती प्रबंध अभ्यास है, इसका मतलब यहाँ पर यही है कि जो वैज्ञानिक रूप से जो खेती है, जो भी खेती की जाती थी अभी तक, क्या है, जो किसान है वो उनकी जो समझ थी उसी के अनुसार खेती की जा रही थी। परंतु अब जो भी अगर जैसे कि जो कीटनाशक दवाइयाँ हैं उनका प्रयोग करने की सलाह किसने दी, विज्ञान है। उन्होंने देखा कि जो कीड़े मकोड़े हैं उनको मारने के लिए, उनसे छुटकारा पाने के लिए जो कीटनाशक दवाइयाँ उनका प्रयोग किया जा सकता है। इस तरीके से खेती में जो वैज्ञानिक विधियाँ हैं उनका प्रयोग किया जाने लगा, जिससे कि अब जो फसल है पहले से दुगनी होने लग गई, क्योंकि वही काम जो किसान है वो बहुत लंबे समय में करते थे, जिससे अब वैज्ञानिक विधि के द्वारा शॉर्ट टाइम में कर दिया, बहुत ही कम समय में कर दिया। इसके जो वैज्ञानिक खेती होती है उसके अंतर्गत आता है कि जो फसलें हैं या फिर जो फसल की जो किस्म है वो किस तरीके की उसका चुनाव किया जाना चाहिए। जो फसलों की किस्म होती है या फिर जो फसलें होती हैं उसका किस तरीके से चुनाव किया जाना चाहिए। जो बीज हैं उनका कौन से बीजों का चुनाव किया जाना चाहिए, मतलब कि किसान अगर खेती करने जा रहा है तो उसे कौन से ऐसे बीजों का प्रयोग करना चाहिए खेती करने के लिए जिससे कि उसकी जो फसल है वो अच्छी हो सके। और जो भूमि है उसे किस तरीके से तैयार किया जाना चाहिए। इस तरीके की जो वैज्ञानिक विधियां हैं, इन सभी जो वैज्ञानिक विधियां हैं वो इसके अंतर्गत आती है। इसके लिए जो वैज्ञानिक खेती से संबंधित विश्वविद्यालय भी स्थापित हुए हैं। आप सभी जानते हैं अब तो और भी ज़्यादा बढ़ गया है। किसानों के लिए चैनल जो है टीवी पर वो उपलब्ध करवाया गया है, उनके लिए टोल फ्री नंबर उपलब्ध करवाया गया है कि वो कॉल करके वो फ़ोन करके समझ सकते हैं कि अगर उन्हें किसी चीज़ में दिक्कत है तो फ़ोन करके समझ सकते हैं। तो ये अनेक जो विधियां हैं, जो वैज्ञानिक विधियां कही जा सकती हैं, उनका प्रयोग किया जाना शुरू कर दिया गया खेती के अंतर्गत, जिससे कि जो खेती है, जो कृषि है, उसमें क्या हुई, वृद्धि हुई। अगला देखिए खेती के यंत्रीकृत साधन। अब आप देखेंगे यंत्रीकृत मतलब है मशीनों का उपयोग, यंत्रों का उपयोग, मशीनों के उपयोग से जो खेती है उसमें क्या हुआ, उसमें और भी ज़्यादा जो है बढ़ोतरी की जानी शुरू कर दी गई। उस समय जब जो किसान थे वो जो खेती करते थे केवल अपने लिए करते थे। इसका कारण शायद यह भी था कि उनके पास मशीनें ऐसी नहीं थी, बीज ऐसे नहीं थे जिससे उनकी खेती दुगनी हो सके। तो जो किसान हैं उनके पास यंत्र उपलब्ध नहीं थे। इसका एक कारण था गरीबी, उनके पास इतना जो पैसा है वो नहीं था, धन नहीं था। तो इसके लिए जो गवर्नमेंट है, जो सरकार है, उन्होंने क्या किया, जो छोटे छोटे किसान हैं उनकी बात की जा रही है, क्योंकि बड़े किसान तो इन चीज़ों का इस्तेमाल फिर भी करते होंगे, जैसे कि ट्रैक्टर है या फिर हल जो होते जोतने वाले, उनका प्रयोग वो करते होंगे। परंतु जो छोटे किसान होते हैं वो उनका प्रयोग नहीं करते थे, क्योंकि उनके पास पैसा नहीं था, धन नहीं था। तो इसलिए सरकार ने क्या किया, सहकारी समितियां जो हैं वो खुलवाई, छोटे छोटे गाँव में भी खुलवाई, जो
कृषि संबंधित जो एजेंसियां हैं वो भी खुलवाई, जो वाणिज्यिक बैंक होते हैं उन्हें भी खुलवाया, जिससे कि जो किसान है वो लोन ले सके और यंत्र जो है, मशीनें जो हैं उन्हें खरीद सके और उनके उपयोग के द्वारा वो क्या कर सके, अपने जो कृषि है उसमें बढ़ोतरी कर सके। तो जो खेती इससे संबंध, क्योंकि जो सरकार है उसका ध्यान भी इस तरफ गया कि जो किसान है वो यंत्रों का प्रयोग नहीं करते हैं, इस कारण भी जो खेती है वो बहुत कम होती है। तो खेती के यंत्रीकृत साधनों का प्रयोग करना भी शुरू कर दिया। संस्थागत या फिर जो भूमि सुधार है वो क्या होता है, जो भूमि से संबंधित बहुत सारी समस्याएं थी जब हमारा भारत आज़ाद हुआ था उस समय, तो उसको लेकर भी कृषि में समस्याएं उत्पन्न हो रही थी, क्योंकि जो कृषि है वो जो मेन जो होती है, जो फसलें उगती हैं वो कहाँ उगती है, भूमि पर उगती हैं। तो जो भूमि में इतनी ज़्यादा समस्याएं थी जिन्हें दूर करना अति आवश्यक था, तो उसके लिए सुधार किए गए, जो उनकी कमियां थी उनको हटाने के लिए सुधार किए गए। तो देखिए, पहले मध्यस्थों का उन्मूलन, जो मध्यस्थ यानी कि मध्यस्थ मतलब क्या होता है, मध्य मतलब क्या होता है, बीच। तो मध्यस्थ मतलब जो बिचौले होते थे, जो बीच में कार्य करते थे, यानी कि एक तो राज्य होता था और दूसरा होते थे जो किसान होते थे, जो अपनी भूमि पर जो खेती करते थे, अपनी भूमि पर जो वास्तविक रूप से खेतों को जोतते थे, तो उनको किसान कहा जाएगा। तो उन राज्य और वास्तविक रूप से भूमि को जोतने वालों के बीच में एक मध्यस्थ के रूप में कार्य करते थे, जिनका नाम था जमींदार। तो जो मध्यस्थ के रूप में वो क्या करते थे, जो किसान थे उनसे कर लेते थे और राज्य को देते थे। इससे क्या होता था, जो मध्यस्थ यानी कि जो जमींदार थे, मध्यस्थ से आप याद रखेंगे जमींदार, तो जमींदार क्या करते थे, अधिक कर वसूल कर लेते थे किसानों से, जिससे कि जो किसान है उनका शोषण होता था। तो इसको रोकने के लिए मध्यस्थों का उन्मूलन कर दिया गया, यानी कि जब हमारा भारत आज़ाद हुआ तो उसके बाद सबसे पहले यही देखा गया कि जो जमींदार है वो क्या है, फ़ायदा उठाते हैं इस चीज़ का। राज्य और किसानों के बीच में मध्यस्थ का कार्य कौन करता है, जमींदार। तो फ़ायदा उठाते हैं और किसानों का शोषण करते हैं और अपनी जेब भरते हैं। तो इसलिए सबसे पहला ध्यान सरकार का यही गया कि सबसे पहले जो मध्यस्थ हैं उनका उन्मूलन हो जाना चाहिए। उन्मूलन मतलब जड़ से ख़त्म हो जाना चाहिए। जमींदार प्रथा थी उसे जड़ से ख़त्म कर देना चाहिए, उन्मूलन कर देना चाहिए। तो इसके लिए कुछ कानून बनाए गए जिसके द्वारा जो जमींदार प्रथा है वो उसका उन्मूलन कर दिया गया, फिर उसे जड़ से ख़त्म कर दिया गया, पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया गया। अगला देखिए, अगला हमारा है लगान का नियंत्रण। जो लगान है उस पर नियंत्रण करना भी अति आवश्यक था, क्योंकि किसानों से क्या होता था, जो लगान है वो अत्यधिक मात्रा में लिया जाता था या फिर जो गैर कानूनी तौर से भी वसूली की जाती थी किसानों से। इसलिए जो सरकार है उन्होंने क्या किया, ये सारी जो कंडीशंस है वो कब होती थी, जब तक हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था। आज़ादी के बाद हमारी सरकार ने किसानों के लिए कुछ जो सुधार किए गए हैं उसमें ये सुधार हैं भूमि सुधार के अंतर्गत। तो किसानों से अधिक वसूली की जाती थी लगान के रूप में, या फिर कई बार तो गैर कानूनी रूप से वसूली की जाती थी। इसको देखते हुए जो सरकार है उसने क्या किया, जो सरकार है उसने एक निर्धारित मूल्य तय कर दिया, एक निर्धारित मात्रा तय कर दी लगान की, कि जो टैक्स है, जो लगान है वो कितना होगा, उसकी एक निश्चित जो मात्रा है वो तय कर दी गई, फिक्स जो रेट है कि इतनी फसल पर इतना जो कर है, इतना जो लगान है वो एक किसान को देना होगा और इसके अंतर्गत कोई भी मध्यस्थ नहीं होगा। तो वो तय की हुई मात्रा कितनी थी, वो थी जो फसल के जो मूल्य है उसका 1/3, फसल के मूल्य की 1/3 जो मात्रा है वो किसानों को देनी होगी। तो इससे अधिक अगर कोई वसूली कर रहा है किसानों से तो किसान क्या कर सकते हैं, उसके खिलाफ कंप्लेन भी कर सकते हैं। तो ये जो है इसके द्वारा किसानों को फ़ायदा हुआ। अगला देखिए चकबंदी। जो चकबंदी होती है वो क्या होती है, हमने देखा था पार्ट 1 में कि जो किसान हैं जो उनके पास खेत होते थे, जो जोतें होती थी, जोत है उसको ही खेत कहा जाता है। तो जो जोत थी किसानों के पास वो अलग अलग स्थान पे थी। जैसे कि अगर किसी किसान के पास भूमि है खेती करने के लिए, परंतु वह इकट्ठी नहीं होती थी, कहीं यहाँ पर है फिर यहाँ पर है, कुछ यहाँ पर है, मतलब दूरी पर होती थी, जिससे कि वो जो प्रौद्योगिकी है, तकनीक है, उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। तो इस चीज़ को देखते हुए सरकार ने क्या किया, जो चकबंदी है वो की। इसका मतलब उनकी भूमि को लेकर और एक
एक स्थान पर इकट्ठी जो भूमि है वो उन्हें प्रदान कर दी गई। यानी कि जो सरकार है किसानों से उनकी जो भूमि है उन्हें वसूल कर, उन्हें लेकर, उन्हें एक इनका मिश्रित जो रूप है वो यहाँ पर प्रदान कर दिया, एक बड़ी भूमि के रूप में। जितनी भी उनकी गज की भूमि थी उतने ही गज उन्हें दे दी गई, जिससे क्या है वो अब तकनीक का प्रयोग कर सकते हैं। नई नई जो टेक्नोलॉजी होती है, जैसे कि पहले वो ट्रैक्टर थे उनका प्रयोग नहीं कर सकते थे, सिंचाई सुविधा जो है वो भी नहीं इस्तेमाल कर सकते थे, तो इन सारी चीज़ों के बिना उनकी फसलें बढ़ोतरी नहीं होती थी। इसे देखते हुए जो सरकार है उन्होंने चकबंदी जैसा कदम उठाया और उनकी भूमि को एक करके एक स्थान पर, क्योंकि उनकी जो भूमि थी वो बिखरी हुई थी अलग अलग स्थान पे, अब उन्हें समेट कर एक स्थान पर दे दिया गया, तो इसे को ही चकबंदी कहते हैं। अगला देखिए, अगला है भूमि की उच्चतम सीमा। जो भूमि है, क्योंकि पहले क्या था, जिसके पास कई बार क्या होता था, जब स्वतंत्रता हमें प्राप्त नहीं हुई थी तो उस समय क्या होता था, जो बड़े बड़े जमींदार होते थे या फिर बड़े बड़े किसान होते थे वो क्या करते थे, ज़बरदस्ती किसी भी छोटे किसान की जो भूमि है उसे हड़प लेते थे, और इससे क्या हुआ, उनके पास जो भूमि है वो अधिक मात्रा में हो गई, कृषि योग्य भूमि अधिक मात्रा में हो गई, जिससे कि जो भेदभाव है, जो अमीर और गरीब की जो खाई थी वो अब बढ़ गई। जिसे देखते हुए जो सरकार है उन्होंने क्या किया कि एक भूमि की एक निश्चित सीमा निर्धारित कर दी गई कि इससे अधिक कोई भी भूमि अपने पास नहीं रखेगा। अगर किसी के पास इससे अधिक भूमि है तो क्या होगा, वो सरकार उससे वह भूमि ले लेगी। एक उच्चतम सीमा से अधिक जिसके पास भी भूमि होगी उसे सरकार ले लेगी, और गरीब किसानों को, छोटे किसानों को भूमि मुहैया कराई जाएगी, दी जाएगी, जिससे जो गरीब किसान है उनका भी भला हो सकेगा और पूरे देश में समानता फैल सकेगी। तो ये कदम उठाया गया भूमि से संबंधित। अगला है सहकारी खेती। सहकारी खेती क्या होती है? सहकारी खेती होती है मिलकर खेती करना एक तरीके से। तो जो चकबंदी जो की गई थी, क्योंकि जो छोटे छोटे किसान थे उनके जो खेत थे वो अलग अलग स्थान पे थे, बिखरे हुए थे, तो एक तो कदम ये उठाया गया कि उनका जो खेत है, उनकी जो भूमि है, जो जोत है, उन्हें मिलाकर एक बड़ी जो जोत है वो प्रदान कर दी। दूसरा कदम यह उठाया गया कि इसी चीज़ को बढ़ाते हुए जो सरकार है उसने सहकारी खेती को प्रोत्साहित किया। इसके अंतर्गत क्या होता है? सहकारी खेती के अंतर्गत होता है जो छोटी जोतें होती हैं, छोटी जोत वाले जो किसान होते हैं, यानी कि जिनके पास जो भूमि है, कृषि योग्य भूमि है वो कम है, वो क्या करते हैं, आसपास के जो खेत हैं, जैसे कि अगर मान लीजिए ये एरिया मेरा खेत है, इसमें यहाँ पर किसी और का है, तो क्या होगा, मैं इस वाले किसान से बात करके, क्योंकि इसका खेत की जो बाउंड्री है वो मेरे खेत के यहाँ से लग रही है, इसकी जो जोत की जो बाउंड्री है वो मेरी यहाँ से लग रही है, इसकी सीमा, तो मैं क्या करूँगी, इससे बात करके हम दोनों मिलकर क्या करेंगे, इन दोनों खेत में खेती करेंगे, और जो भी इससे हमें प्राप्त होगा, लाभ प्राप्त होगा, जो भी धनराशि प्राप्त होगी, जो कमाई होगी हमारी, आपस में बांट लेंगे। इससे क्या है, एक तरीके से अगर समझा जाए तो पार्टनरशिप का काम करेंगे यहाँ पर, कि जो भी सहकारी खेती पार्टनरशिप को ही कहते हैं। तो मिलकर जो है, जो छोटे छोटे किसान हैं वो आपस में मिलकर क्या करते हैं, सहकारी खेती करते हैं, और इससे जो भी कमाई होती है उसे आपस में बांट लेते हैं, इसको ही सहकारी खेती कहा जाता है। तो ये थे हमारे भूमि सुधार। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर पॉज करनी होगी, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया है। अगर आपको अच्छे से समझ में आई हो जो भी समझाया गया है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर कोई आपका कन्फ्यूज़न हो, क्वेरी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में बेझिझक पूछ सकते हैं, आपकी मदद ज़रूर की जाएगी। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट कर दीजिए, और साइड में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन में आ सके। थैंक यू।